नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को पता है कि कक्षा 9th का जो सिलेबस था वो आपको बता दिया है सर ने। अब जो आप इस बार मेरे साथ आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, और दूसरी पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है, गणित, मैथ्स। एक आप पढ़ेंगे इंग्लिश और एक पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th आपको पूरा परफॉर्मा बता दिया होगा सर ने, ठीक है। क्लास 9th 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से? 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहली हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है, फिर मैथ्स, फिर साइंस, ठीक है, मैथ्स साइंस। तो हिंदी आपके 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन ही आते हैं और 15 नंबर के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के होते हैं। मैथ्स भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और 35 नंबर के होते हैं। और साइंस में भी आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 नंबर के। यानी जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हिंदी आपको हरीश सर पढ़ा लेंगे, साइंस भी वही पढ़ाएंगे, मेरे पास ये पढ़ाएंगे, मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स के, ठीक है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे हम, ठीक है। पूरी नवोदय क्लासेस टीम आपकी समस्याओं को अगर नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप हमें बता सकते हो। और बताने का एकमात्र तरीका है कि आप या तो कमेंट कर सकते हो और या फिर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनसे जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ जाए, वहाँ पर आप हमें अपनी समस्याएं बता सकते हो। तो हम अगले ही दिन आपकी उस समस्या का निवारण, समस्या का समाधान कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो 9th क्लास है उसकी मैथ्स को कवर करेंगे, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस आपको सर ने बता दिया है। अब हम सीधी क्लास का पहला टॉपिक ही शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहले टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक है क्लास का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। पहला टॉपिक कौन सा है? संख्या पद्धति। अब यहाँ पर समझने की बात है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो संख्या पद्धति आपको बता दूं कि जो भी संख्याओं की पद्धति होती है, यानी एक ऐसी मतलब कि पद्धति या फिर ऐसा समूह जिसमें संख्याओं की गणना की जाती हो, संख्याओं के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जाती हो, वो सारी उसमें क्या आ जाएगी, जितनी भी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें संख्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो सब किसमें करते हैं? संख्या पद्धति में करते हैं। किसमें करते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति, तो यहाँ पर हमें संख्या, एक शब्द आया है संख्या। अब सर जी तो संख्या क्या है? संख्या क्या होती है? तो संख्या, अब यहाँ पर देखिए संख्या क्या होती है। तो संख्या आपको बता दूं, 2 या 2 से अंक, इसको संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है, बता दूंगा। कोई अगर छूट भी जाता है तो बाद में बता दूंगा, ठीक है। संख्या को नंबर बोलते हैं, ठीक है। संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर, ठीक है। अंकों को डिजिट बोलते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक डिजिट एक साथ मिल जाएंगे तो वो संख्या का निर्माण करेंगे, नंबर्स का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि टोटल डिजिट शब्द आया, तो टोटल डिजिट कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? तो टोटल जो मैथ्स में टोटल डिजिट है वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ये टोटल 10 डिजिट है, ये आपके मैथ्स में होते हैं, ठीक है। कौन कितने डिजिट है? 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। और कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
7 और 8 9, ठीक है, ये टोटल 10 डिजिट है। तो ये हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट हो। अभी इन्हीं डिजिटों को अगर मिलाएंगे, क्या इन्हीं डिजिटों को मिलाएंगे, अब यहाँ क्या क्या कहा गया, 2 को मिला सकते हैं या 2 से ज़्यादा, 2 से कम एक डिजिट मिलेगा नहीं, तो अगर मिलेगा तो भी वो डिजिट ही कहलाएगा, ठीक है, मिलेगा भी नहीं। तो 2 डिजिट या 2 से अधिक डिजिट, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, संख्या बनेगी। जैसे आपने 3 और 6 को मिला दिया, तो 3 और 6 को 36 भी बन सकता है, 6 और 3 63 भी बन सकता है। तो ये जो बन रही है ना, ये सभी संख्याएं, क्या है, संख्याएं। तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्या क्या होती है, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या कहलाती है। अंक कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं। तो डिजिट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिट। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, जो कि 10 डिजिट को कवर करके आपकी संख्या बन जाती है। तो आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा कि इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 2 या 2 से अधिक डिजिट को मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, संख्या बनेगी, नंबर बनेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होती है। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलने वाली, उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक डिजिट मिलेंगे ना, एक साथ कंबाइन होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से संख्या वाला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें संख्या पद्धति में पहला टॉपिक आपका संख्या क्या होती है ये रहता है। दूसरा होता है कि संख्या के प्रकार कितने हैं, संख्याओं के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, कितने हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्याओं के प्रकार कितने हैं, तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है, जिनको मैं अभी एक एक करके सारी संख्याएं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पहली बात तो, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली संख्या कौन सी होती है, पहली संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति प्राकृत एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, प्रकृति से बना हुआ है प्राकृत संख्या। और प्रकृति में जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है, जितने भी मतलब कि पेड़ पौधे कुछ भी मान लो, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिएगा प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जिन्हें हम काउंट कर सके, गिन सके, वो सारी संख्याएं क्या होगी, प्राकृत संख्याएं होगी। एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है, कितना बोर्ड है, एक ही है, तो मेरे पास एक बोर्ड है, ठीक है। मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, मेरे पास एक डस्टर है। हमारे घर में 15 पंखे हैं, ठीक है, मेरे घर में 4 टीवी है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं जिसमें हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि टीवी को काउंट कर लिया कि 4 है, पंखों को काउंट कर लिया तो 15 पंखे है, ठीक है, मार्कर एक है, डस्टर एक है, बोर्ड एक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। वो सारी काउंट करने, यानी कि जिनको गिना जा सके, वो सारी संख्याएं कौन सी होगी, प्राकृत संख्या होगी। अब प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो उसको n से डिनोट करते हैं, निरूपित किससे करते हैं, n से निरूपित करते हैं। अब प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत, ये इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, यानी कि स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है, यानी खत्म होती नहीं है, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक चली जाती है। अब प्राकृत संख्या, अब यहाँ पर नेचुरल, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, जिसको हम काउंट कर सके वो सारी प्राकृत संख्या। ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे पास 0 मार्कर है, 0 कुछ मार्कर है, होता है नहीं, मेरे पास नहीं है, ऐसा ही सीधा ही बोल दो मेरे पास मार्कर नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते मेरे पास 0 मार्कर है, या फिर मेरे पास -5 बोर्ड है, मेरे पास -15 कुर्सी है, ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते, माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 0 इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है, और न ही माइनस वाली संख्याएं काउंट होगी। इसीलिए ये संख्याएं 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है, माइनस तक चली जाती है।
दूसरी संख्या देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। किसे? W से। ये जो डिनोट करते हैं ना, ये शब्द आप थोड़े से ध्यान में रखना, W से डिनोट करते हैं। अब इसको किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे चलती चलती इनफाइनाइट तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। यानी कि वे सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है तो वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब एक आपको पूछ सकता है कि पूर्ण और प्राकृत में अंतर किसका है? तो 0 का है। पूर्ण में एक 0 एक्स्ट्रा है लेकिन प्राकृत में 0 नहीं है। ठीक है, प्राकृत सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ सकती है लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत में नहीं आती। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत है? तो नहीं, क्योंकि 0, 1 जो कि प्राकृत में। लेकिन ऐसा पूछ सकता है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण है? तो बिल्कुल है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से आप इसको टॉपिक को समझना। और प्राकृत और पूर्ण हमने देख लिया दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप भी सारे देखेंगे तो आप एक एक करके पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी, साइंस किसी में भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या को हम कैसे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या मतलब कि आपका जो पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या, नकारात्मक संख्या जितनी भी होती है वो और पूर्ण संख्या, इन सब को अगर हम जोड़ेंगे, पूर्ण संख्या, इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। इन सब को जोड़ेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या आ जाएगी। यानी कि अगर आप माइनस के इनफाइनाइट से, ठीक है, माइनस के, एक मिनट, ये थोड़ा सा ये ऐसे माइनस के इनफाइनाइट से चलती चलती -5, -4, -3, -2, -1 और ऐसे ऐसे फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती चलती इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो ये सारी संख्याएं मतलब कि हमारे कौन सी संख्याएं हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं, जो पूरी हो। क्या हो? पूरी संख्याएं हो। यानी कि मतलब कि इसमें सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाती है, पूर्णांक भी हो जाती है, पूर्ण संख्या भी हो जाती है, नकारात्मक संख्या भी हो जाती है। तो वे सभी संख्याएं जो पूरी हो, यानी कि उसमें नकारात्मक संख्या भी आ जाए और पूर्ण संख्याएं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 पूरा आ जाए, तो वो सारी संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक। अब पूर्णांक में सारी प्राकृत संख्याएं भी आती है और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी आती है। यानी कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं सम संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि पूर्णांक प्राकृत संख्या में माइनस की संख्या और 0 नहीं आता है। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि उसमें माइनस की संख्याएं नहीं आती। क्या प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है? होती है, बिल्कुल। प्राकृत सभी पूर्णांक में आती है, पूर्ण भी प्राकृत में आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोच के देखोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 संख्याएं कर ली, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अगली संख्या देखेंगे तो अगली हमारी संख्या है सम संख्या। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, सम संख्या कौन सी है? तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं। लेकिन हमें क्या पता कि 2 का भाग किस संख्या में जाएगा या किस में नहीं जाएगा? तो उसके लिए आसान शब्दों में मैं अगर बताऊं कि वे सभी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक
यूनिट प्लेस इकाई का अंक, यानी कि जो पीछे पीछे वाला अंक होता है ना यूनिट प्लेस इकाई का अंक, वो क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर इसमें से अगर कोई भी यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, तो उसमें वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे मैंने ये लिख लिया 3, 5, 6, 8, 9। अब यूनिट प्लेस का भी हमें पता नहीं, क्या सर यूनिट प्लेस क्या होता है, इकाई का अंक, तो ये पीछे वाला होता है ना, ये यूनिट प्लेस होता है। क्या होता है, यूनिट प्लेस। तो इसमें 9 दिया हुआ, लेकिन इसमें तो 9 नहीं दिया हुआ। तो अगर ये संख्या है तो ये संख्या सम संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सम संख्या, इवन नंबर नहीं। इसको अगर 8 बना लेते हैं, ठीक है, 9 को 8 बना लेते हैं, या 9 की जगह 8 हो जाता, तो ये पीछे का अंक क्या, इकाई का अंक क्या हो जाता, 0, 2, 4, 6, 8 में से आ जाता, तो ये संख्या क्या हो जाती, सम संख्या हो जाती। अब विषम और इसके जस्ट उल्टी है, क्या है, विषम है वो इसके जस्ट उल्टी है। विषम को ओड नंबर बोलते हैं, ठीक है, ओड नंबर। विषम में क्या है, वे सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, जिसका 0, 2, 4, 6 इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8, वो सम संख्या है। जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, वो विषम संख्या है। कौन सी होगी, विषम संख्या है, ठीक है। जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो सम संख्या, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है वो विषम संख्या। यानी कि पहले अगर यहाँ पर 9 था ना, तो वो किस में आ जाता, विषम संख्या। तो सम और विषम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विलोम शब्द है, मतलब कि उल्टी है जस्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपके टॉपिक समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब जो अगले संख्याओं के प्रकार है उसमें चलेंगे, ठीक है। आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्लास में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, पहले ही क्लास में कक्षा 9th के, ठीक है, मैथ्स के। अब यहाँ पर देखिए, पहला इसका अगला टॉपिक क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यहाँ पर देखिए कि कोई भी संख्या, यानी कि जो भी संख्या है उसमें अगर एक का और उसी खुद की उसी का भाग जा रहा है, उसी खुद का भाग जा रहा है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है। 13 ले लो, क्या है, 13 में एक तो एक का भाग जा रहा है, एक तेरा खुद का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है। यानी कि जब किसी संख्या में उसका स्वयं का और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भी भाग न जाए, वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य। लेकिन भाज्य है ना, जो कंपोजिट नंबर, वो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, भाज्य संख्या। यहाँ पर देख लेते हैं, भाज्य संख्या है ना, वो जस्ट इसका उल्टा है। जब कोई भी संख्या, 14 ले लेते, जब किसी भी संख्या में एक का और स्वयं, यानी कि 14, इसका तो भाग जाएगा, कोई भी संख्या ले लो उसमें एक का और स्वयं का तो भाग जाएगा, ठीक है। अगर उसके एक का और स्वयं का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और का भाग चला जाता है, यानी कि इसमें 2 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, किसी और का भाग चला जाता है, तो वो भाज्य संख्या होगी। और किसी और का भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्या होगी। आपको कम से कम 1 से 100 तक विषम संख्याएं लिखें, याद होनी चाहिए कि ये वे विषम संख्याएं। आपको वो याद अच्छी तरह से कर सकते हो। कैसे करोगे, तो वो 1 से 10 तक कितनी है, कौन कौन सी है, फिर 10 से 11 से 20 तक कितनी है और कौन कौन सी, ऐसे करके 100 तक आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। तो टोटल 25 संख्या होती है अभाज्य, ठीक है। तो भाज्य और अभाज्य का कोई भी इश्यू नहीं रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छे तरह से समझा दिया कि भाज्य वे सभी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या। किसी और का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या। किसी को कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट संख्याओं के नेक्स्ट प्रकार में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रकार में हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या है, परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब पूरा पार्ट आपका यही है, आपके पार्ट का चैप्टर का नाम है ना, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या आ जाता है, रेशनल नंबर। आपके चैप्टर का नाम है ना, वो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल, यानी कि जो भी नंबर सिस्टम है ना, उसमें से भी स्पेसिफिकल ये संख्या है ना, उसके अनुरूप ही पूरा आपका चैप्टर है।
तो अब हमने इतनी सारी संख्याएं क्यों पढ़ी, तो वो बेसिक था। क्या था? बेसिक। उसको समझे बिना आप इसको नहीं समझ सकते, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको काम आएगा, ऐसे नहीं है काम भी नहीं आ रहा है ऐसे ही पढ़ा रहे, ऐसे नहीं है। बिल्कुल जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, वो एकदम सही से आपको अच्छे से समझ में आए, इसी हिसाब से पढ़ाई जा रही। तो अब रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में निरूपित कर सके, इसको दर्शा सके, p/q के रूप में दर्शा सके, लेकिन q का मान है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं आप देखोगे तो आपके माइंड में सीधी वो भिन्न वाली संख्याएं आएगी कि सर 1/2 ये ले लो, ठीक है, इसमें ये p है, ये इसमें q है, और इसमें q का मान है वो 2 आ रहा है ना कि 0, यानी कि ये भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। बिल्कुल भाई, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। आपका 5/7 ये भी परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित हो रही है, और q का मान 0 नहीं आ रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है जिसको हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन q का मान 0 न हो, वो सारी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहलाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 परिमेय है या नहीं है, ठीक है, रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप पहले कुछ देर सोचोगे मेरे हिसाब से, फिर आप में से काफ़ी बच्चे यस भी कहेंगे, लेकिन काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा नो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नो। सर ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? क्योंकि इसमें न तो p/q का फॉर्म बन रहा है, p/q का फॉर्म कहाँ बन रहा है, और q फॉर्म ही नहीं बन रहा है, तो ये परिमेय संख्याएं कैसे होगी? तो आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी संख्या है जिसके अंदर पूरी संख्या दी हुई है, जिसके बट्टा में नहीं दिया हुआ, तो आप ऐसा मान लेना, मानना क्या है कि ये होता है कि इसके बट्टे में क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 25 में अगर आप 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 25, यानी कि 25 का मतलब क्या होता है? 25/1। तो ये अब आपके सामने p/q के फॉर्म में आ गई, p/q के फॉर्म में आ गई। अब p/q के फॉर्म में आ गई, और q का मान है ना वो भी 0 नहीं, ठीक है, q का मान है वो भी 0 नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंफर्म हो गया ना कि सारी जो भी संख्याएं सीधी होती है ना, 1 से अनंत तक, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी संख्याएं कौन सी है? रेशनल नंबर है। इसको हम p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सा है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिएगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या को p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसको परिमेय बोलते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, जिसको हम p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते, डिनोट ही नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? डिनोट ही नहीं कर सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल, क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको इरेशनल नंबर के बारे में पता चल गया, जिसको p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। बेसिकली जो भी रूट वाली संख्याएं होती है, जैसे 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, तो ये सारी संख्याएं कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे, उससे पहले आपका एक टॉपिक है विभाज्यता के नियम, भाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, वो आपको इस चैप्टर में काफ़ी काम आएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक उसकी डिटेल बता देता हूँ क्या होता है भाज्यता का नियम, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, भाज्यता का नियम, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ से लेकर हम इतनी बड़ी संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 20, मतलब कि एक एक अंक कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, इतना पूरा बोर्ड भर दिया, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 5 से होगी,
4 से होगी, 6 से होगी, 25 से होगी, 11 से भाग जाएगा, 7 का जाएगा इसमें या नहीं। तो हम इस पता कैसे करेंगे कि मतलब कि कोई भी बड़ी संख्या यहाँ से यहाँ तक बड़ी संख्या इतनी है, इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो उसी को सरल बनाने के लिए ये भाजिकता के नियम बनाए हैं। क्या उसी को सरल बनाने के लिए ये थोड़े से नियम है ये बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नियम देखिएगा 2 का। किसका हम देखेंगे? 2 की भाजिकता का। तो 2 की भाजिकता का नियम क्या है? यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, ठीक है। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, कोई भी संख्या ले लो, पीछे इकाई का अंक, पीछे वाला अंक अगर 2 लिखते हो या 4 लिखते हो या 6 लिखते हो, 8 लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पीछे वाला इकाई का अंक अगर इनमें से है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 3 की भाजिकता देखते हैं। 3 की भाजिकता क्या है? 3 की भाजिकता का नियम है अंकों का योग बटा 3, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट बाय 3, ठीक है। अंकों का योग बटे 3, यानी कि जितने भी अंक है ना, उस संख्या में जितने भी अंक है उनका योग कर लो और उसमें 3 का भाग दे लो। अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या ले ली है 1 5 4 और 2, 1542, 1542, ठीक है। इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा हमें क्या पता। तो पूरा भाग देंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर इन अंकों को जोड़ देते 2 और 4 6, 6 और 5 9, 9 और 1 10, सॉरी 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 में अगर 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा 4 बार, यानी कि इस पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर ले लेते हैं 4 की भाजिकता। 4 की भाजिकता क्या है? पीछे का इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी कि पीछे के 2 अंक, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस, ठीक है। पीछे के 2 अंक, कोई भी संख्या है उसके पीछे के 2 अंक, ठीक है। कितने अंक? 2 अंक, पीछे के 2 अंक। जैसे कि मैं यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ 62 55 68 24, ये मैंने एक संख्या ले ली, ठीक है। ये संख्या ले ली। अब इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? पूरा 4 का भाग देंगे, पूरा देंगे, फिर जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं जाएगा तो हमने इतनी मेहनत की वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। आपका प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि निम्न में से किस संख्या में 4 का भाग जाएगा, या 8 का, कोई भी संख्या दे दी तो क्या आप सब ऑप्शन में, चारों ऑप्शनों में भाग देकर चेक करेंगे? नहीं, गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता देखा है कि सिर्फ पीछे के 2 अंक देखने, इकाई और दहाई का। इसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 24 में 4 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा 6 आ जाएगा, और 6 आएगा यानी कि इस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो 4 का अंतिम 2 अक्षर, अंतिम 2 अंक, अंतिम अंक। तो 4 की भाजिकता नियम के लिए अब 5 की भाजिकता देखते हैं। 5 की भाजिकता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 5 की भाजिकता का नियम कहता है कि यूनिट प्लेस, हमने 2 की भाजिकता देखी थी जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता, तो यहीं पे यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस इकाई का अंक है वो आपका 0 और 5, इन दोनों में से कोई भी अगर एक है, अगर उस संख्या का इकाई का अंक 0 है तो भी उसमें 5 का भाग जाएगा, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 5 है तो भी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 5 का, ठीक है। तो समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही? मेरे हिसाब से कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 की भाजिकता का नियम समझ में आ गया। अब हम आपको देखेंगे इस वीडियो में, आगे देखेंगे 6 की भाजिकता का नियम। किसकी? 6 की भाजिकता। अब 6 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है वो क्या कहता है कि जिस नंबर्स, जिस संख्या में 2 व 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस संख्या में 2 व 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक ये संख्या ली थी,
इसमें देखते हैं भाई 2 का और 3 का भाग जा रहा है, दोनों का अगर जा रहा है तो वो 6 का भी जाएगा। अगर 2 का जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का नहीं जाएगा। अगर 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है तो भी 6 का नहीं जाएगा। जब दोनों का जा रहा है तभी 6 का जाएगा। तो इसमें अगर हम 2 की भाज्यता का नियम देखें तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, यानी कि इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब इसमें अंकों का योग करके 3 का भाग देते हैं, यानी कि 3 की भाज्यता का नियम चेक करते हैं तो 2 4 6 6 और 5 11 11 12 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, यानी कि इसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 और 3 का दोनों का जा रहा है तो इस संख्या में 1542 में 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो और 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अभी तक हमने 6 तक भाज्यता के नियम पढ़ लिए। एक की कोई भाज्यता का नियम नहीं होता है, क्योंकि एक सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है। ठीक है, सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है तो उसका रूल नहीं है। ठीक है, तो 2 का क्या था, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का क्या, अंकों का योग बटे 3, यानी कि अंकों को जोड़ना है, डिजिट को ऐड करना है, सम करना है, सम ऑफ टोटल ऑल डिजिट, ठीक है, बाय 3, यानी कि उसमें 3 का भाग देना है। 4 का अंतिम 2 अंक देखने हैं, पूरी संख्या के सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या पूरी में 4 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर 5 के इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 6 की भाज्यता का नियम क्या है, जिसमें 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखते हैं 7 की भाज्यता। किसकी भाज्यता, 7 की भाज्यता। ये लो 7 की भाज्यता। कितने, 7 की। अब 7 की भाज्यता यहाँ पर समझना, ठीक है, परिभाषा अगर नहीं होती, समझना कि कोई भी संख्या, जैसे मैं यहाँ पर 7 ले लेता हूँ, 777 हमें पता है इसमें जाता है भाग, इसीलिए ऐसा लिया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 7 की भाज्यता का नियम, हमें 7 की संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको पूरी संख्या में पीछे का अंक है उसको क्या करना है, इसको डबल करना है, इसको गुणा 2 से करनी है और पीछे जो भी संख्या बचती है उसमें से उसको घटाना है और बाद में जो भी आती है संख्या उसमें अगर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर हम ऐसे इसको भी एक और 7 जोड़ दें तो 7 का दुगुना कितना होगा, 7 का दुगुना 14 और यहाँ पर क्या बचेगा 777। 777 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 6 और 7। अब पीछे 763 बच गया, पीछे 3 है, 3 को डबल करो और 76 में से घटा दो, 3 को डबल किया तो 6 को 76 में से घटाया तो यहाँ पर 70 आ गया, 70 आ गया। अब पीछे 0 बचा है, 0 को डबल करो और 7 में से घटा दो, कि 0 को डबल करेंगे 0 को 7 में से घटाएंगे तो 7। अब एक अंक बचा है 7, अब 7 में 7 का भाग जा ही रहा है तो यानी कि इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो 7 की भाज्यता का नियम समझ में आ गया आप सभी को। अब यहाँ पर अगला देखेंगे 8 की भाज्यता। किसकी भाज्यता, 8 की भाज्यता। 8 की भाज्यता, तो 8 की भाज्यता क्या कहती है, 4 की भाज्यता हमने देखा था कि पीछे के 2 अंक होने चाहिए। अगर पीछे के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा पूरी संख्या में। अगर पूरा पूरा 2 अंकों में नहीं जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। वैसे ही अगर कोई भी संख्या है उसके पीछे 3 अंकों, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस और 100 प्लस, तो उसमें अगर पूरा पूरा 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है 8 से पूरा पूरा, तो वो 8 से पूरी जो पूरा नंबर है ना, पूरी संख्या है, वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यही एग्जांपल ले लो 824। अब यहाँ पर 824 है, 824 में अगर हम 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, ठीक है, फिर 2 में नहीं जाएगा तो भाग टूटते ही 0 आ जाएगा, फिर 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 103। अब पूरा पूरा चला गया, यानी कि पीछे के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा।
ठीक है, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहाँ पर 9 की भाजिकता देख, किसकी देखते हैं, 9 की भाजिकता का नियम। अब 9 की भाजिकता, आपको 3 की भाजिकता तो याद होगी ही होगी, 3 की भाजिकता याद होगी। तो 3 की भाजिकता क्या कहती है, 3 की भाजिकता कहती है कि अंकों का योग उसमें 3 का भाग देना है, यानी अंकों का योग करना, उसमें 3 का भाग देना। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो 3 से विभाजित होगी और नहीं तो नहीं होगी। अब 9 की भाजिकता का नियम क्या कहेगा कि अंकों का योग तो करना है, उसकी जगह 3 का भाग नहीं देना, उसकी जगह 9 का, क्योंकि हम 9 की भाजिकता का नियम याद कर रहे हैं। तो जिस संख्या में सभी अंकों का योग और उसमें अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 9 से विभाजित होगी। जैसे यही संख्या ले लेते हैं, कहाँ पर गई, मिटा दी, यहाँ पर 1542, ठीक है, यही संख्या ले लेते हैं। इसमें अब देखो सभी अंकों को जोड़ो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है। यहाँ पर 6 और जोड़ देते तो 18 हो जाता है, ठीक है। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7, 11 और 7 18, ठीक है। अब इन सभी अंकों का योग कर रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि इस संख्या में तो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो पहली संख्या थी 1500 था तो वहाँ पर क्या आ रहा था, 12 आ रहा था। लेकिन 12 में अगर 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इस संख्या में 9 का नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 7 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता 9 से, ठीक है। तो 9 की भाजिकता का नियम समझ में आ गया। 10 की भाजिकता का नियम बिल्कुल सरल है, जो भी संख्या है उसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक है वो आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी भी भाजिकता के नियम, किसी भी संख्या का इकाई का अंक है वो 0 है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है, 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब एक और है, वो 11 का नियम है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद की जो क्लास है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज भाजिकता के नियम तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। 11 का भाजिकता का नियम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 की भाजिकता, तो 11 की भाजिकता का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है उसके जितने भी अंक है, ठीक है, जितने भी अंक है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 9 2 5 7, ठीक है, 3, ठीक है, जो भी है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो भी संख्या आ रही है, ये संख्या दी हुई है। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी सम अंक है, यानी कि जो भी इवन प्लेस है, यानी कि सम संख्या का जगह है उसका और विषम संख्या का जगह है उसका, दोनों का योग करना और उसमें से अंतर करना है। जैसे कि यहाँ पर ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, ये पांचवें पर है और ये छठे नंबर पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी सम संख्या, यानी कि इसको 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 सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 और 4 2 3 3 और 7 10, यानी कि ये 10 हो गए। और विषम संख्या इसमें क्या है कि एक 9 और 5 14 14 और 3 14 और 3 17। अब 17 में से 10 को घटाना है, इसमें 17 में से 10 को घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब जो भी यहाँ पर आ रहा है ना, वो अगर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 4 कम पड़ रहे हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर 3 की जगह 7 कर लेते, 3 की जगह 7 कर लेते, तो यहाँ पर देखो विषम संख्या प्लेस कौन सा है, एक 9 है, 5 है और 7 है, तो 9 और 5 14 14 और 7 21 हो जाते, तो 21 ये, और सम संख्या 1 2 3 3 और 7 10। तो अगर इसमें से घटाएंगे तो 11 आएगा, और ये 11 जो भी यहाँ पर आएगा वो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आपको करना क्या है, पहले सम और विषम संख्या का स्थान चेक करना है, फिर सम को जोड़ देना और विषम को जोड़ देना है, बाद में दोनों को घटाना। जो भी आएगा वो अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कक्षा 9th में जो भी हमारा रेशनल नंबर्स का जो परिमेय संख्या का टॉपिक था, उसमें जो
बेसिक चीज़ थी वो समझ लिए, बाकी का हम कल देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा अगला जो भी टॉपिक रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।